हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे यूजफुल कंटेंट वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 66A के तहत उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सभी सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक चीज बात यह है कि संसद के दोनों सदनों से बनने वाले जो निर्वाचक गण होते हैं उसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित भी और मनोनीत भी। अगर हम बात उपराष्ट्रपति की करते हैं तो उपराष्ट्रपति है अनुच्छेद 63 में, लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और उपराष्ट्रपति के बारे में दो चीज़ और याद रखिएगा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 और 89 के तहत। और राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है अनुच्छेद 65 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है क्योंकि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ये जो अभिभाषण की बात कर रहे हैं ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां में आती है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां में आती क्या है कि लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ होने में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो यह है अनुच्छेद 52 में और यह देश का संवैधानिक प्रधान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन पूर्व की आवश्यकता है। महाभियोग की अगर बात करते हैं तो ये है अनुच्छेद 61 में। ये जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो इसको महाभियोग की अगर बात करते हैं तो महाभियोग ही केवल एक ऐसा आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है और वह है संविधान का अतिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह है अनुच्छेद 22 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण प्रदान करना। अगर हम बात अनुच्छेद 20 की करते हैं तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 16 कहा गया है लोक नियोजन में विषय में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये सब जो अनुच्छेद की हम लोग बात कर रहे हैं ये आप लोगों को पता ही होगा। ये भाग 3 के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा के कुछ और कार्य की अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया था और अपने अंतिम बैठक यानी 24 जनवरी 1950 के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। और इसने मई 1949 में, याद रखिएगा, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का भी सत्यापन किया था। अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की तो संविधान सभा का जो गठन है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है। अगर हम बात करते हैं ब्लॉक स्तर पे तो ब्लॉक स्तर पे जो प्रखंड है पंचायत समिति का वो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक प्राधिकरण। अगर हम बात पंचायती राज की करते हैं तो पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। और अनुच्छेद 243 के 6 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। अगर हम बात करते हैं संघीय न्यायपालिका का तो इसका उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 5। अगर हम बात भाग 2 की करते हैं तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 माह यानी 60 दिनों। देखिए 3 तरह के आपात होते हैं, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात की अगर हम बात करते हैं तो वित्तीय आपात की घोषणा के 2 महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। वित्तीय आपात की अगर बात करते हैं तो वित्तीय आपात की अधिकतम समय सीमा जो है वो निर्धारित नहीं की गई है। मतलब कि अगर एक बार इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाता है तो वित्तीय आपात जो होता है वो अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहता है जब तक इसे वापस न ले लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है। तो ये जो विषय है ये समवर्ती सूची का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो वन संपदा है, शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, ये सब को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। देखिए 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर हम बात संघ सूची की करते हैं तो इसमें 100 विषय हैं लेकिन मूलतः 97 थी। राज्य सूची की अगर बात करते हैं तो राज्य सूची में अभी 61 विषय हैं लेकिन मूलतः 66 था। और समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो अभी 52 विषय हैं लेकिन मूलतः इसमें 47 विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था। अगर हम बात करते हैं योजना आयोग का प्रस्ताव तो ये प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1950 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्वतंत्रता पश्चात यानी सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति की गठन हुई थी और बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी और फिर 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और अभी योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन की बात करते हैं तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद को प्राप्त है। मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में वर्णन है और अनुच्छेद 12 से 35 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे। तो ये जो अग्रणी व्यक्ति थे उनका नाम था अरुणा रॉय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणा रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। तो ब्लू माउंटेन का जो क्षेत्र है वो मिजोरम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में स्थित है। मिजोरम से अगर कुछ याद रखने वाली बातें हैं वो है मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा, यहाँ के गवर्नर का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के पांडुम सॉल, नगोथ, खेत सॉल ये सबको GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डंकन दर्रा किसके मध्य स्थित है। अगर हम बात करते हैं डंकन दर्रा की तो ये दक्षिणी अंडमान और छोटी अंडमान के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी और छोटी अंडमान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की अगर सर्वाधिक ऊंचाई पर दर्रा की स्थित बात करते हैं तब है माना दर्रा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माना दर्रा। अगर हम बात माना दर्रा की करते हैं तो इससे याद रखिएगा यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और शीतकाल में यह लगभग 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। अगर हम बात बुर्जिल दर्रा की करते हैं तो यह कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। अगर हम बात जो जिला दर्रा की करते हैं तो ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। अगर हम बात रोहतांग दर्रा की करते हैं तो यह मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मैंग्रोव किसे कहा जाता है। तो मैंग्रोव की अगर बात करते हैं तो लवण का क्षेत्र की वनस्पति को मैंग्रोव कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जो मैंग्रोव वन होते हैं यह पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई है। तो ये एक न्यूजीलैंड की लेखिका हैं जिनका नाम है नीदरलैंड की लेखिका हैं और इनका नाम है मारिके लुकास रीजनेबेल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2019 की अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो वो मिला है जोखा अल्हार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। अगर हम बात करते हैं मिकिर पहाड़ी की तो ये असम राज्य में भी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। असम से अगर कुछ याद रखने वाली जो बातें हैं वो है यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी, यह प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है और यहाँ के सरकार द्वारा जो कुछ योजनाएं चलाई गई हैं जैसे अभिनंदन योजना, अरुंधति स्वर्ण योजना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं भारत में कामेट है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, लेकिन गोसाई थान जो है ये नेपाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोसाई थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मानस नदी किसकी सहायक नदी है। तो अगर हम बात करते हैं मानस नदी किसकी सहायक नदी है तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी की करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी से याद रखिएगा इसका जो उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील पर स्थित चेमयुंग डिंग हिमानी से है और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं मानस, तीस्ता, पुथीमारी, घनसीटी, ये सब कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। अगर हम बात कावेरी की करते हैं तो कावेरी का जो उद्गम स्थान है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिर पहाड़ियों से है और अगर सिंधु की बात करते हैं तो सिंधु का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सयोनर खयाब हिमनद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थललुद देश नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं स्थललुद देश के तो इस विकल्प में लाइबेरिया जो है वो स्थललुद देश नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात लाओस की करते हैं तो लाओस से एक चीज़ याद रखिएगा यह दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थललुद देश है। अगर स्थललुद देशों की बात करते हैं तो स्थललुद देशों में कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है चितवन घाटी किस देश में स्थित है। अगर हम बात करते हैं चितवन घाटी या चितवन राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों नेपाल में स्थित है और जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है वो नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसे 1917 में स्थापित किया गया था और इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। तो देखिए अगर हम लोग व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स की अगर बात करते हैं तो ये रोगाणुओं का विनाश करता है, मतलब ये हमें बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोगाणुओं का विनाश। अगर हम लोग आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी क्या करता है, आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोगाणुओं का विनाश। देखिए अगर हम WC की बात करते हैं तो WC का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिनों का होता है और इसका जो सबसे अधिक भाग होता है वो न्यूट्रोफिलिक्स कणिकाओं का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। तो संसार का अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले मरुस्थल की बात करते हैं तो वो है थार मरुस्थल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थार मरुस्थल। थार मरुस्थल का अगर हम विस्तार क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। अगर हम बात सहारा की करते हैं तो यह 11 देशों की सीमा रेखा को छूती है। गोबी मरुस्थल की बात करते हैं तो इसका विस्तार क्षेत्र है मंगोलिया और चाइना और अगर हम कालाहारी मरुस्थल की बात करते हैं तो इसका विस्तार क्षेत्र है बोत्सवाना यानी अफ्रीका मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हदीस क्या है। अगर हम बात करते हैं हदीस की तो हदीस जो है वो एक इस्लामिक कानून है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस्लामिक कानून है। इस्लाम के देखिए मूल स्रोत की अगर बात करते हैं तो कुरान है और उसके बाद दूसरा स्रोत जो है वो यही हदीस है। अगर हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो थे हजरत मोहम्मद साहब।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बहमनी साम्राज्य की बात है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित शासनकाल के समय की बात कर रहा है ये, और इसी के शासनकाल में 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1347। बहमनी राज्य की साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। और जो हसन गंगू था वो हसन गंगू अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था। वो 4 प्रांत है गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है। अगर हम बात करते हैं राग गोविंद के रचयिता तो ये हैं मीराबाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीराबाई। देखिए मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की थी। वो था बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सौराठ और ये एक राग गोविंद। अगर हम बात मीराबाई की करते हैं तो मीराबाई से याद रखिएगा इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। और इनकी जो भक्ति गीत है वो मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप में राजस्थानी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था। तो हुमायूं जो था वो चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 में किया था और वो इस किले को 4 महीने तक घेरे रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1532 है। देखिए हुमायूं द्वारा कुछ और लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं, जैसे देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। हुमायूं से एक चीज़ याद रखिएगा, इसने 1533 ईस्वी में एक दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना भी की थी। हुमायूं से अगर बात करते हैं तो एक इतिहासकार था लेनपुल ने जब हुमायूं मरा था तो लेनपुल क्या कहा था कि हुमायूं की गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्ति हो गई, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलते रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। तो ये मंडला की थी और जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मुगल काल में किस बादशाह को किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था। तो अगर हम बात करते हैं तो ये गुजरात स्थित जो सूरत का बंदरगाह था उसको मक्का द्वार कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किस फ्रांसीसी ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो ये माना जाता है कोलबर्ट को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलबर्ट को। देखिए कोलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी के आदेश पर 1664 ईस्वी में कंपनी दिस इंडेस ओरिएंटेंस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स पर। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में और इसी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स जो था वो फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा था तो बर्क के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया था और फिर जाके 1795 ईस्वी में इसको आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स से कुछ जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा कि इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था और इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा भी स्थापित किया था। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी। तो सैनिकों की जो संख्या सर्वाधिक थी वो थी अवध की। अवध से लगभग 75,000 सैनिकों ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवध से। 1857 की क्रांति की अगर बात करते हैं तो ये 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में कुछ मत हैं लोगों को जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बीडी सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना जो है वो किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1880 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से याद रखिएगा इनका एक नारा भी था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती से याद रखिएगा इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हिंदी का प्रथम समाचार उदंत मार्कंड का प्रकाशन कहाँ हुआ था। तो उदंत मार्कंड की बात करते हैं तो 1826 ईस्वी में इसका जो प्रकाशन है वो कलकत्ता से किया गया था और इसके प्रकाशक का नाम था युगल किशोर शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। देखिए रामप्रसाद बिस्मिल की अगर बात करते हैं तो इनको काकोरी संयंत्र में फांसी दिया गया था। काकोरी संयंत्र की बात करते हैं तो 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर एक 8 डाउन ट्रेन जा रही थी, उसको काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था, जिसी को ही हम लोग काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। और जो सरकारी खजाना लूटने का जो विचार था वो भी सर्वप्रथम रामप्रसाद बिस्मिल का ही था। और इनको अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित सरकारी जेल में फांसी की सजा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। देखिए और जब ये मर रहे थे, जब इनको फांसी दिया गया था, तब यह कहते हुए ये फांसी पे लटके थे कि मैं इस राज के पतन की इच्छा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है। देखिए स्तूप शब्द का जो वर्णन है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्तूप की अगर बात करते हैं तो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है वो है किसी वस्तु का ढेर। अगर हम बात ऋग्वेद की करते हैं तो ऋग्वेद से याद रखिएगा इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र और 8वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो ये जो मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है ये ब्रुजहोम से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोलिय वंश से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलिय वंश सॉरी कोलिय वंश। भगवान बुद्ध की अगर गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो था वो लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि शाकगण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम था माया देवी जिनकी मृत्यु हो जाती है इनके जन्म के 7वें दिन ही। और उसके बाद जो इनका लालन पोषण है वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है। देखिए अगर हम बात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की करते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पर बेचना है, यह सब बाजार के द्वारा तय किया जाता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मांग और पूर्ति, सप्लाई और डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की तो आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक समीक्षा अगर हम 2019-20 की बात करते हैं तो इसका जो थीम था वो था बाजारों को सक्षम करना, व्यापार समर्थक नीतियों को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत करना। इसका जो लक्ष्य था वो था 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है। तो डॉक्टर पी रामाराव समिति का जो संबंध है वो रक्षा क्षेत्र संगठन से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात उद्योग की करते हैं तो लघु उद्योग से याद रखिएगा आबिद हुसैन समिति। अगर हम लोग बात करते हैं कर सुधार की तो कर सुधार से याद रखिएगा राजा चलाया समिति। और अगर हम बात कृषि की करते हैं तो कृषि साख से याद रखिएगा खुसरो समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगर हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तो इसका समय काल था 1956 से लेकर 1961 तक और इसका जो मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई ये सब के इस्पात कारखाने की शुरुआत हुई थी। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं यानी पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये था 1951 से लेकर 1956 तक। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसका जो उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था
के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। अगर हम बात चौथी पंचवर्षीय योजना की करते हैं तो इसका जो टेन्योर था वो था 1969 से लेकर 74 तक, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अस्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अगर हम बात पांचवी पंचवर्षीय योजना की करते हैं तो इसका जो समय काल था वो था 1974 से लेकर 1978 तक, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो भारत में जो 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो सर्वप्रथम 1969 में किया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान, और फिर दूसरी बार 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल होता है। तो कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका द्रव भी होता है और केंद्रक भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है रिकेट्स एक बीमारी है। तो रिकेट्स हड्डियों की एक बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड्डियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है उच्च वसन के समय पसलियाँ। तो देखिए उच्च वसन यहाँ पूछ रहा है, तो उच्च वसन के समय पसलियाँ जो है वो नीचे की ओर गिरती है और श्वसन के समय जो पसलियाँ हैं वो ऊपर की ओर गति करती हैं। तो और उच्च वसन के पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं और श्वसन के समय जो पसलियाँ हैं वो ऊपर की ओर गति करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीचे की ओर गति करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है मानव शरीर में क्रेनिकल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। तो क्रेनियल तंत्रिकाओं ऐसी तंत्रिकाएं हैं जिसका जो उद्गम है वो सीधे मस्तिष्क के द्वारा होता है और मानव शरीर में यह 12 जोड़ी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है केचुओं से क्या लाभ है। तो केचुआ जो है वो जमीन को उपजाऊ बनाने में योगदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह जमीन को उपजाऊ बनाता है और इसीलिए इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है उसे चुनिए जो शेष अंश से भिन्न है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यकृत, प्यूटिट्री और पैनक्रियाज, ये जो तीनों हैं ये सब पाचक ग्रंथियाँ हैं, लेकिन अगर किडनी की बात करते हैं तो ये ग्रंथि नहीं है, यह एक उत्सर्जी अंग है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी किडनी। देखिए अगर हम यकृत की बात करते हैं तो यकृत से याद रखिएगा मतलब लीवर से याद रखिएगा कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन जो है वो लगभग 1.5 से लेके 2 kg है। अगर हम बात पैनक्रियाज की करते हैं यानी अग्नाशय की करते हैं तो अग्नाशय से याद रखिएगा यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। अगर हम बात किडनी की करते हैं तो किडनी यानी वृक्क, तो इससे याद रखिएगा इसका जो वजन है वो 140 ग्राम का होता है और इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। अगर हम बात पिट्यूटरी ग्लैंड की करते हैं मतलब पीयूष ग्रंथि की करते हैं तो इसका भार जो है वो लगभग 0.6 ग्राम होता है और इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो मानव शरीर में जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वो ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँचाकर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँचाकर। और मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो देखिए मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि चावल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। अगर खाद्य श्रृंखला के सही क्रम की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। क्यों? क्योंकि कीट के द्वारा घास को खा लिया जाएगा, मेढक के द्वारा कीट को खा लिया जाएगा, सर्प के द्वारा मेढक को खा लिया जाएगा और गरुड़ जो है वो सर्प को खा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57।
क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो सोडा वाटर प्रयोग बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और सोडा वाटर बनाने की जो विधि है वो सर्वप्रथम जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है किसी तत्व के परमाणिक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। तो परमाणुक भार को व्यक्त किया जाता है AMU में, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है। तो नींबू कैंकर जीवाणु सुमेलित है, गेहूं की रस्ट कवक सुमेलित है, भिंडी की पीत विषाणु सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अगर हम बात जीवाणु की करते हैं तो जीवाणु से कुछ और मतलब बैक्टीरिया से कुछ मानव जनित जो रोग हैं वो याद रखिएगा, जैसे टिटनस हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, काली खांसी, डिप्थेरिया, ये सब जीवाणु के कारण होता है। अगर हम लोग विषाणु की बात करते हैं मतलब वायरस की बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा एड्स, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज, ये सब विषाणु के द्वारा कुछ होने वाले मानव जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है गन मेटल किसका मिश्रण है। अगर हम बात गन मेटल की करते हैं तो गन मेटल जो है वो तांबा, जस्ता और टीन। इसमें कॉपर जो होगा वो 88% के आसपास, जस्ता जो होगा वो 10% और टीन जो होगा मतलब कॉपर होगा 88% और जस्ता होगा 10% और जिंक जो होगा वो 1% और टीन जो होगा वो 10% के आसपास होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो काटा हुआ जो हीरा होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण कुछ और भी चीज़ें होती है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सब जो होगा वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किसकी भांति व्यवहार करता है पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस। देखिए पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है वो उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, परंतु जो व्यवहार जो है वो अवतल लेंस के समान करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा मोबाइल चार्जर होता है। तो मोबाइल चार्जर जो होता है वो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्योंकि इसमें वोल्टेज को अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को घटाने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो ये 1 बार के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ताप बढ़ाने से द्रव की संयंता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर द्रव की जो संयंता है वो घट जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। कमरे में लगा वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है। तो देखिए एसी जो है वो ताप और आर्द्रता, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों कंट्रोल करता है। कूलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, ह्यूमिडिटी। तो इसीलिए आप कभी भी जब समुद्री एरियाओं में जाएंगे, जैसे आप मुंबई कभी विजिट करते होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ किसी के घर में कूलर नहीं होता है। क्योंकि कूलर जो है वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं कर पाता है और एसी जो है वो कूलर में वातानुकूलित मतलब एसी जो है वो टेम्परेचर और आर्द्रता दोनों को नियंत्रित करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता और ताप दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं क्यूसेक में, तो क्यूसेक में जल की बहाव की दर मापने की इकाई है क्यूसेक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जल में बहाव की दर मापने की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एनीमोमीटर मैच करेगा वायु के वेग के साथ। क्लियर है। अगर हम बात सिस्मोग्राफ की करते हैं तो सिस्मोग्राफ किसके साथ मैच करेगा। सिस्मोग्राफ की अगर बात करते हैं तो ये भूकंप के साथ मैच करेगा। बैरोग्राफ की अगर बात करते हैं तो ये वायुमंडलीय दाब के साथ मैच करेगा और हाइग्रोमीटर मैच करेगा आर्द्रता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है बरखान स्थलाकृति का संबंध है। तो बरखान स्थलाकृति की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध मरुस्थल से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मरुस्थल से। बरखान जो है वो अर्धचंद्राकार बालू के टीले को कहते हैं जिसका विस्तार भारतीय मरुस्थल के बहुत अधिक क्षेत्रों पर
है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? वन्य जीव की सुरक्षा के लिए भी है, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए भी है और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि लीलावती के लेखक कौन है? तो लीलावती जो है एक प्रसिद्ध गणित की पुस्तक है जिसके लेखक जो हैं वो भास्कराचार्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है? तो ग्रेट स्लेव झील की बात करते हैं तो ये कनाडा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और इसका जो एरिया है वो है 28,568 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम बात यूएसए की करते हैं तो यूएसए से याद रखिएगा मिशिगन झील। अगर हम बात केनिया की करते हैं तो केनिया से याद रखिएगा रुडोल्फ झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है पृथ्वी को भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि है। तो अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई तब 12,756 और भूमध्य रेखीय परिधि की बात करते हैं तो 40,075 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश के द्वारा जारी किया गया था? तो ये जो जारी किया गया है तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा, यहाँ के संसद को बोला जाता है पार्लियामेंट और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है भारत ने गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो गगनयान परियोजना के लिए रसिया के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसिया। गगनयान मिशन की अगर बात करते हैं तो इसको पूरा करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है और इस मिशन की जो लागत है वो लगभग 1,000 करोड़ रुपये है और यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली जो रेलगाड़ी का परीक्षण है वो जर्मनी में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जर्मनी के कैपिटल है बर्लिन और यहाँ का करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो देखिए रेशम प्राप्त होता है कीटों से, शहद भी, लाख भी, लेकिन मोती जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो मनरेगा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात मनरेगा की करते हैं तो ये पहले था नरेगा। नरेगा को 2010 में इसका नाम बदल कर दिया गया मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनको दिया गया है शांति के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शांति के क्षेत्र में। और ये प्रथम हरित क्रांति जो कि 1967-1968 की बात है उसके ये प्रेरणा स्रोत नॉर्मन बोरलॉग ही थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को लगा कि इस वीडियो से मुझे कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैथ्स के बाद बाकी जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उसके क्वेश्चंस और सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में दे दिए गए हैं। अभी तक अगर आप हमारे ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।